नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एमसीक्यू सीरीज जो है आरक्षक के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित है। इसके अलावा ये आपके व्यापम वगैरह के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा वो पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो कि लगभग आज के में 25 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उनसे संबंधित है। तो उनके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो है अमीन पटवारी का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है, जिसमें अब यदि ऑनलाइन आप कोर्स लेते हैं तो ऑनलाइन में ये आपको पड़ेगा 999 रुपये का, और ऑफलाइन में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो ये 2,999 रुपये में आपको पड़ जाएगा। ठीक, इसको याद रखेंगे आप लोग। और इसके अलावा आगे हम देखें तो अगला हमारा जो है वो CGPSC प्री और व्यापम की जो क्लासेस है वो भी यहाँ कंडक्ट कराई जा रही है। इसके अलावा मेंस की क्लासेस जो है शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो है अभी लग रही है, तो आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं या इनरोल कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी में हमारा क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा जो वृक्ष है वो पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक का है केला, दूसरा है यूकेलिप्टस और बबूल और नीम। यहाँ पर तो पर्यावरण के लिए खतरा क्यों कहा जाता है, देखिएगा कि एक केला है, इसको नहीं माना जाता है पर्यावरण के लिए, बबूल को भी नहीं माना जाता है, नीम को भी नहीं माना जाता है, लेकिन यूकेलिप्टस इसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। पर्यावरण के लिए खतरा, पर्यावरण के लिए खतरा क्यों कहा जाता है। यूकेलिप्टस जो होता है ये एक तरह का ऐसा पेड़ है जो जिस भी स्थान में रहता है, मान लीजिए कि इस स्थान में क्या है, ये पेड़ लगा हुआ है, तो इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें वहाँ की जितनी भी पानी होती है उस पानी को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने की वजह से उस स्थान में भूमिगत जल का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हमको पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। ठीक है, या पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी संकट भी इसको कहा जाता है। पारिस्थितिकी संकट की संज्ञा भी इसको दी जाती है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही संकट वाली स्थिति होती है। यूकेलिप्टस, जिसको आप नॉर्मली भाषा में आप नीलगिरी का पेड़ कहते हो, किसका, नीलगिरी का पेड़ इसको माना जाता है। इसके अलावा इसको सफ़ेदा नाम भी दिया जाता है हिंदी में। ठीक, इस पेड़ में क्या होता है कि ये पूरी तरीके से पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से पानी का संतुलन उस क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि केबू केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। तो यहाँ याद रखेंगे, स्पेशली यदि हम बात करें तो यहाँ पर कोलेरू में नहीं है, डल में नहीं है, उलर में नहीं है, लोकटक झील में पाई जाती है। और लोकटक झील में कौन सी, तो लोकटक झील में याद रखेंगे कहाँ पर, मणिपुर में पाई जाएगी। और लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ, लोकटक में दक्षिण पश्चिम दिशा में यह पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक हिरण मिलता है, जिस हिरण को कहा जाता है संघाई हिरण। क्या नाम है, संघाई हिरण। इस संघाई हिरण को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको डांसिंग हिरण के नाम से जानते हैं भाई, डांसिंग हिरण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में एक और चीज़ याद रखेंगे, ये राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में ही सारी चीज़ें हैं। मणिपुर में पाया जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में पाई जाती है, किसके, लोकटक झील के। लोकटक बोलेंगे या लोकतक बोलते हैं। इस झील के दक्षिण पश्चिम दिशा में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। संघाई हिरण पाए जाते हैं, जिसको डांसिंग हिरण भी कहा जाता है। इसके अलावा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है
ऐसा उद्यान है जो जल में तैर रहा है, जल में तैरता हुआ उद्यान है, याद रखेंगे, जल में तैरता हुआ उद्यान है एक प्रकार का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मणिपुर में है, लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम स्थित जगह पर स्थित है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। अपकर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, अपकर्ष जैसे उत्कर्ष होता है तो उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष है। मतलब पर्यावरण में यदि न्यूनीकरण हो रहा है, पर्यावरण की चीजों में कमी हो रही है, उससे क्या अभिप्राय है? तो देखिए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी सही हो सकता है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी सही है, हो सकता है। और सी, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, ये तीनों ही चीजें क्या होंगी? सही होंगी। देखिए, पर्यावरण अपकर्ष का मतलब क्या है? पर्यावरण अपकर्ष, पर्यावरण अपकर्ष कहने का मतलब क्या है कि जब पर्यावरणीय गुणों में जो पर्यावरण या प्राकृतिक जो चीजें हैं उनमें परिवर्तन, और परिवर्तन कैसा भाई? तो परिवर्तन जो है ये निगेटिव वे में यदि परिवर्तन हो रहा है, मतलब पर्यावरणीय गुणों की क्षति हो रही है या पर्यावरणीय जितने भी विशेषताएं हैं उनका ह्रास हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे पर्यावरण अपकर्षण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, निम्नीकरण कहने का मतलब उसका ह्रास ही हो रहा है एक प्रकार से, ये भी सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, जैसे मान लीजिए पर्यावरणीय परिस्थिति में वन वहां पर है, अब वनों की मानव के द्वारा कटाई की जा रही है, तो उससे भी क्या होगा? पर्यावरण को नुकसान होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक। पारिस्थितिकी विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, मतलब कुछ परिस्थितिकी में कुछ विभिन्नता आई और इसकी वजह से परिस्थितिकी में क्या हो गया? असंतुलन उत्पन्न हो गया। तो असंतुलन उत्पन्न होगा तो भी पर्यावरण अपकर्षण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, या सही उत्तर यही है हमारा, कौन सा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है? भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किसमें पूछा जा रहा है? भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 2009, 2010, 2012, 2013। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसमें जो है इसकी स्थापना की गई थी कब? 2010 में किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या ट्रिब्यूनल, यह कब स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे 2010 में। और 2010 में यदि आपसे डेट पूछ लिया जाए तो इसका डेट याद रखेंगे आप लोग 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर 2010, इस दिन याद करना है। और इस दिन भी आपको याद रखेंगे, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी 11वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसके दौरान इसको स्थापित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी पूछा जा सकता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2010 में स्थापित किया गया था, 18 अक्टूबर 2010 के दिन। तो इसको याद रखेंगे। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पहला है सागरीय, दूसरा है वन, तीसरा है पर्वतीय और मरुस्थली। यहाँ पर देखिए, अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कहा जा रहा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर कब होगा? जब उस पारिस्थितिक तंत्र में कुछ परिवर्तन करने पर उसमें कुछ भी, मतलब एकदम नाम मात्र का परिवर्तन हो, तब तो वह स्थायी हो, या परिवर्तन हो ही ना। तो जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र में यदि क्या कर दिया जाए कि वन के पारिस्थितिक तंत्र में यदि वनों की कटाई कर दी जाए, वनों की कटाई, कुछ वृक्षों की कटाई कर दी जाए, तो उस वृक्ष पर जो निर्भर जीव जंतु हैं वहाँ के, वो क्या हो जाएंगे? थोड़ी सी असंतुलन की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होगा। ठीक। पर्वतीय क्षेत्र में जाएं तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या होंगे? वन वगैरह रहते हैं और बाकी चीज़ें, तो दावाग्नि वगैरह जल गई, ठीक है, वहाँ आग लग गए। इस स्थिति में पर्वत में भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। मरुस्थली
जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें तो आप हल्का सा भी चेंज करेंगे तो ये जो है उच्च ताप उच्च दाब वगैरह पर रहती है, उच्च तापमान यहाँ पर रहता है मरुस्थली पारिस्थितिकी तंत्र में। तो यदि उच्च तापमान वहाँ पर है और उसमें थोड़ा सा भी आप चेंजेस लाएंगे तो ये तो पूरी पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगी, असंतुलन की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें सागरी या महासागरी की बात करते हैं तो महासागरी पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये अपने आप में विशाल क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है, विशाल गहराई है, इसकी विशाल गहराई है। तो जब विशाल क्षेत्र है, विशाल गहराई है, तो इसमें यदि आप चेंज करते हैं कुछ चीज़ों को तो यह पूरे संपूर्ण क्षेत्र के लिए होगा। इसके अलावा यहाँ चलने वाली जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पर रहने वाले जो क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक जो शैवाल वगैरह होते हैं, इनकी वजह से इसमें उतना परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसलिए याद रखेंगे कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। सागरी या महासागरी जो है पारिस्थितिकी तंत्र वो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको, प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रवाल का खनन, प्रवाल जिसको हम मूंगा कहते हैं, मूंगे की चट्टान, या जैसे मूंगा मूंगा जिसको बोलते हैं आप लोग, यही क्या है, प्रवाल है, इसी को प्रवाल कहा जाता है। भारत में प्रवाल निर्मित कौन सा द्वीप है, नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक, तो प्रवाल का खनन पहला ऑप्शन दिया गया है। प्रवाल रोग का बढ़ना, सागरीय अवसादों का बढ़ना, या वैश्विक उष्मन। वैश्विक उष्मन जिसको हम लोग वैश्विक तापन के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, वैश्विक तापन, तापन, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रवाल में विरंजन कब होता है? तो प्रवाल के खनन करने से, विरंजन का मतलब उसमें रंग का उड़ जाना, ठीक है। प्रवाल रोग का बढ़ना ये भी नहीं होगा, सागरीय अवसादों का बढ़ना ये भी नहीं होता है। याद रखिएगा, वैश्विक उष्मन की वजह से प्रवाल विरंजन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब सर्वाधिक होता है। किसकी वजह से? वैश्विक उष्मन की वजह से। तापमान बढ़ता है, उस वजह से उसमें उष्मन होगा, और उष्मन होने की वजह से क्या करेंगे, प्रवालों में विरंजन की प्रक्रिया होने लगती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा? पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। यहाँ पर दिया गया है संक्रमिका, अनुक्रम, चरम अवस्था और क्रमिकी। ठीक, एक दिया गया है संक्रमिका। संक्रमिका या संक्रमण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो यह एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में के बीच का जो स्थान होता है, कि मान लीजिए कि घास का पारिस्थितिकी तंत्र है और एक तरफ पारिस्थितिकी तंत्र है आपका वन का, तो दोनों के बीच का जो संक्रमण वाली स्थिति होगी, जहां दोनों के गुण पाए जाएंगे, वन के भी और घास के भी, तो यहाँ मतलब वन और घास ही नहीं, दो पारिस्थितिकी तंत्र के गुण जहां पर मिलते हैं, तो उन क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा, संक्रमिका कहा जाएगा। अनुक्रम, अनुक्रम ऐसा होगा कि जिस क्षेत्र में पारिस्थितिकी सजीव या जीव होंगे, उनके एक विकास का क्रम जो होगा उसमें अनुक्रम के अंतर्गत आता है। परिवर्तन थोड़ा सा आवासों में हो गया तो वो चीज आएंगी, ठीक है। चरम अवस्था को समझिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो है चरम अवस्था। चरम अवस्था में क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जीवों में पूर्ण विकास जब हो जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं चरम अवस्था, जो स्थायित्व को प्राप्त कर लेती है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर दिया गया है टैगा वन दिया गया है, टुंड्रा वन दिया गया है, अमेजन वन दिया गया है और सुंदर वन दिया गया है। देखिए टैगा वन, टुंड्रा वन, टैगा वन की विशेषता क्या होती है? तो टैगा वन में आपको मिलेंगे कोणधारी वन, कोणधारी वन, कोणधारी वन, और ये कहाँ पर मिलते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध वाली स्थिति है ये, ठीक है, तो वहां पर मिलेगा उत्तर की ओर। टुंड्रा वन यदि आप पाएंगे तो ये वन रहित क्षेत्र होते हैं, वन रहित बोल रहा हूँ, वृक्ष रहित क्षेत्र होते हैं। वृक्ष रहित क्षेत्र जो आपको कहाँ पर मिलेंगे? किसी भी पर्वत की ऊंचाइयों पर, पर्वत की ऊंचाइयों जहाँ पर अधिक ऊंचाइयां हैं उन पर मिलेंगी। इसके अलावा आर्कटिक
वृत्त में ये पाए जाते हैं। ठीक, अमेजन वन और सुंदरवन, सुंदरवन क्या है, ये पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन है, जो कि वहाँ के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और सुंदर अमेजन वन जो है, ये इसको याद रखेंगे, इसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकेले यह 20% ऑक्सीजन, किसका 20% ऑक्सीजन का ये क्या करता है, उत्पादन वहां पर करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में अवशोषित करने का भी काम कौन करता है, ये अमेजन वन करता है। इसलिए इसको पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। टुंड्रा को कैसे याद रखेंगे, तो टुंडा और मुंडा, नाम सुने हो, टुंडा और मुंडा, अन्यथा में ना ले भाई, टुंडा और मुंडा। तो मुंडे के सर पे, जैसा मुंडा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, क्या बोलते हैं, जिसके सर पे बाल ना हो, तो याद रखेंगे टुंडा वाले में जहाँ वृक्ष नहीं रहेंगे उन क्षेत्रों को बोला जाएगा। यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उतनी नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर काई वगैरह या घास छोटी छोटी वो मिलती है टुंड्रा वनों में, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब क्या है, कृत्रिम रूप से बनाया गया। तो वन जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, झील भी क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, घास का मैदान ये भी क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र दो तरीके के होते हैं, एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, और जैसे कि कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा। तो धान का खेत, और धान का खेत कैसा है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, धान का खेत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट संबंधित है। कौन सा पूछा जा रहा है, कार्बन फुटप्रिंट संबंधित है, कैसा? ऐसा क्षेत्र जो कोयले की खानों से भरा है, किसी देश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 है ये, ऐसा वो 2 बगल में लिखा गया है। तो किसी देश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, विनिर्माण में कार्बन का प्रयोग और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा। तो याद रखेंगे कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, फुटप्रिंट बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या किसी इकाई का मतलब है, जैसे कोई उद्योग है, कोई विनिर्माण क्षेत्र है, उसके द्वारा जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जाता है प्रति व्यक्ति के द्वारा, तो ग्राम में मापा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया गया, या किसी इकाई के द्वारा कितनी जो मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें जो है उत्सर्जित की गई, उनको हम लोग कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जनरली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को मापा जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, कार्बन फुटप्रिंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा क्षेत्र जो कोयले की खानों से भरा हुआ है, ये गलत आंसर है। किसी क्षेत्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी बोल रहा है, मैंने बोला उत्सर्जन, तो ये बी गलत हो जाएगा। विनिर्माण में कार्बन का प्रयोग नहीं बल्कि उत्सर्जन होता तो अलग होता। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ICCON मतलब आइकॉन, ICCON, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडियन, उसके बाद कंजर्वेशन, और कौन का मतलब है कॉन्फ्रेंस, ये तो भारतीय कंजर्वेशन संरक्षण कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। ये पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, आयोजन में संस्थान द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर संस्थान पूछा गया है, तो संस्थान का नाम है भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही
आंसर होगा इसका भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान। कहाँ पर है भाई? तो ये यहाँ है, यहाँ पर याद रखेंगे। ये देहरादून में है, देहरादून में है। ठीक, कब से कब तक हुआ है? तो 25 से लेकर के 27 जून 2025 तक ये वहाँ पर कराया गया है। और इसको कराने का जो मंत्रालय है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय किसने कराया है भाई? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया है। इसके अलावा इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो कब से कब तक हुआ? 25 से 27 जून 2025 को। कहाँ पर? देहरादून में। इसको कराने वाले मंत्रालय का नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। और इसको उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो है 12वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपके, कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है, सीसा का यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए मिलान करते हैं इसको। तो मिलान करने में देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में ह्रास के लिए जिम्मेदार होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये जा करके क्या बनाती है? जल की उससे मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक, सीसा का यौगिक जो होता है ये मानव की तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान। 3 और 4 का जो ऑप्शन है वो उसके जस्ट सामने है। एक ऑप्शन हो जाएगा 2, तो ए का 2 हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है 13वें नंबर का क्वेश्चन। कौन सा एक पौधा वाहनों के प्रदूषक को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है? कहने का मतलब यह है कि वाहन से निकलने वाले जो प्रदूषक पदार्थ हैं इनको अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे कौन से पेड़ को लगाया जाता है विशेष तौर पर? तो यहाँ पर दिया गया है नीरियम, नीम, बोगेनविलिया और केलोट्रोपिस। केलोट्रोपिस, तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका सही आंसर जो है वो है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया जिसको आप लोग सामान्य तौर पर जानते हैं लेकिन इस नाम से आप परिचित नहीं हैं। तो बोगेनविलिया जिसको आप कागज के फूल देखे होंगे, कागज के फूल का पेड़, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आता है बोगेनविलिया के तहत। तो इसका 2 काम होता है, एक तो यह पर्यावरण प्रदूषकों को क्या करता है? अवशोषित करता है, तो इसलिए लगाया जाता है। दूसरा कि रोड के आग वाल सुंदरता के लिए क्या करते हैं? इसको उगाया जाता है। ठीक है, तो बोगेनविलिया इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा? स्मॉग। स्मॉग, ठीक, स्मॉग जो है आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो देखे होंगे वायुमंडल में क्या होता है? धुंध उत्पन्न हो जाता है। क्या देखे होंगे आप लोग ठंड के दिनों में जब धुंध उत्पन्न होता है तो आपको उधर सामने से आती हुई कार वगैरह दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? तो याद रखेंगे जो प्रदूषक कण होते हैं उन प्रदूषक कणों की वजह से ये क्या होता है? उत्पन्न होता है। और प्रदूषक कण में यदि पूछा जाए कि किस किस पदार्थ की, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन की वजह से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से, ओजोन और नाइट्रोजन की वजह से, और नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो याद रखेंगे ये होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो स्मॉग है या धुंध जो है वो बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा? कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा पावर एल्कोहल, तीसरा पेट्रोल, चौथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको आप सीएनजी भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। तो देखिए पावर एल्कोहल, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है ये एक प्रकार का क्या है? ईंधन है।
ठीक। दूसरा पावर एल्कोहल, ये भी ईंधन है। पेट्रोल, ये भी ईंधन है। ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। और एक है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो सीएनजी, सीएनजी और हाइड्रोजन, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर देखिए, जब इन ईंधनों का दहन किया जाएगा तो ईंधन के दहन करने से पर्यावरण को जिससे कम नुकसान होगा वही क्या होगा, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो जैसे हाइड्रोजन या पावर एल्कोहल को जलाते हैं, तो पावर एल्कोहल को जलाते हैं तो इससे भी प्रदूषक निकलते हैं, कुछ मात्रा में कार्बन निकलेंगे। पेट्रोल को जलाएंगे तो इससे तो निकलता ही है, पेट्रोलों को जलाने से ही, या जैसे आपकी गाड़ी जो तो धुआं देती है वो किसकी वजह से है, पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल में भी प्रदूषक होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इससे प्रदूषण कम होता है, कम होता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन, याद रखिएगा, हाइड्रोजन जब ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके दहन से क्या होगा, दहन होगा, दहन होने की वजह से इसमें प्रदूषण बहुत कम होगा, प्रदूषण होता ही नहीं है या कम होता है। और इसके दहन से बाद में क्या बनेगा, H2O वगैरह ही बन सकता है वातावरण में जाने से। तो इस वजह से हाइड्रोजन को क्या माना जाता है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक माना जाता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद 16वें नंबर का क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके लिए दिया गया है, किस स्तर या डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। खतरनाक ध्वनि प्रदूषण किसने को कहते हैं, 80 डेसिबल से ऊपर, 80 डेसिबल से ऊपर की यदि ध्वनि है तो उसको क्या माना जाएगा, खतरनाक ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत उसको रखा जाता है, ठीक है। तो इसको WHO के द्वारा परिभाषा वगैरह में भी स्पष्ट तौर पर बताया गया, तो याद रखेंगे 80 डेसिबल, 16वें नंबर का क्वेश्चन। इसके अलावा 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 17वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। ग्रीन मफलर, पहले तो समझ लीजिए ग्रीन मफलर क्या है। तो ग्रीन मफलर में क्या होता है, जैसे ये एक रोड है, इस रोड में बहुत ज़्यादा बस कार वगैरह चलती हैं तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होगी तो क्या करेंगे कि इस पेड़ के मतलब रोड के किनारे पंक्तिबद्ध रूप में इसमें पेड़ लगा दिए जाएंगे, पेड़ लगा दिए जाएंगे। तो पेड़ से क्या होगा कि जब इसकी ध्वनि उत्पन्न होगी कि ध्वनि को वो पेड़ क्या करेंगे, रोक लेंगे, और जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ध्वनि उतनी नहीं जाएगी। तो ये जो ग्रीन कलर की आपको पट्टी के रूप में वृक्ष को जो लगाना है इसी को कहा जाएगा ग्रीन मफलर। किसके लिए उत्पन्न मतलब बचाव के लिए किया जाता है, तो ध्वनि को रोकने के लिए या नॉइस के लिए क्या किया जाता है, शोर को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रीन मफलर। 17वें नंबर का क्वेश्चन है। 18वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है कि सर ये चिपको आंदोलन है कि अपीको आंदोलन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अपीको आंदोलन ही है। कौन सा आंदोलन है, अपीको आंदोलन ही है। इसका आंसर क्या होगा देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप जानते होंगे, पांडुरंग हेगड़े, वंदना शिवा और अमृता देवी। सुंदरलाल बहुगुणा ये क्या थे, चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। किसके, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। और चिपको आंदोलन में क्या होता था कि पेड़ों को बचाने के लिए जो पर्यावरणविद होते थे या लोग जो होते थे वो वृक्षों पर या पेड़ पर क्या करते थे, पेड़ में चिपक जाते थे जब उसको कोई काटने आता था। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया था, चिपको आंदोलन। प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा के मतलब कर कमलों या फिर उनके कमल मतलब सॉरी कमल बोल रहा हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। ये पांडुरंग हेगड़े ने ही अपीको आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा। किससे सीख लेकर के, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन से प्रेरित था, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, अपीको आंदोलन। ये भी वृक्ष को बचाने या उसको कटने से बचाने के लिए किया गया था। अब इसके बाद देखिए नया क्वेश्चन आपके लिए आया है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी वो देखेंगे। और दूसरी चीज, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है भाई, तो अंडमान निकोबार में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है।
और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। कब की गई थी? 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक, अब इसके आगे हम चले। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? तो इसको देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस आपको मनाया जाता है 16 सितंबर 1900, मतलब 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम था, इस वर्ष का जो थीम था जीवन के लिए ओजोन, या जीवन के लिए ओजोन, ये 2025 का थीम है। पूछा जा सकता है आपसे कि 2025 का विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या था? तो जीवन के लिए ओजोन, ये इसका थीम का नाम था 2025 के लिए। अब बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस मनाते क्यों हैं। तो याद रखिएगा 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस नाम से जाना जाता है और इसमें ओजोन के संबंध में बात की गई थी। हालांकि ये लागू हुआ था 1989 में। 1989 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 1989 के बाद। अब 89 के बाद 1994 में इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ओजोन दिवस के रूप में, इस तिथि को 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ओजोन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, विश्व ओजोन दिवस के तौर पर। और ये मनाया कब से गया है? तो मनाया जाता है 1995 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक, एक्सेप्ट कब हुआ? 1994 में। मनाया कब से जा रहा है? 1995 से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखेंगे, सही आंसर है। और 2025 का थीम क्या है? तो जीवन के लिए ओजोन, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से क्या दिया गया है? भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल यहाँ पर नोयाल, दामोदर, भिवानी और भदार, इन नदियों के नाम दिए गए हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर दामोदर नदी जो है, क्या है? दामोदर नदी जो है इसको माना जाता है जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल, जैविक मरुस्थल क्यों कहते हैं भाई? जैविक मरुस्थल कहने के पीछे कारण ये है कि दामोदर नदी जो है ये एक प्रदूषित नदी है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न कारखाने वगैरह के जो प्रदूषक तत्व हैं उनको बहाया जाता है, जिसकी वजह से दामोदर नदी में क्या है? बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। और बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से उसमें जीव वगैरह पनपते नहीं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो याद रखेंगे रूस के में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग नाम की एक जगह है जहाँ पर एक सम्मेलन टाइप का हुआ था, और उसी में 29 जुलाई 2010 से क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया वहाँ पर जा रहा है। और इस वर्ष का जो थीम था, इस वर्ष का जो थीम है वो है, याद रखेंगे, बाघों का जीवन हमारे, बाघों का भविष्य, बाघों का भविष्य हमारे हाथों में। ये हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में आप सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। थीम में क्या है? बाघों का भविष्य हमारे हाथों में। इस नाम से आपको क्या मिला है? थीम इस वर्ष का दिया गया था। 22वें नंबर का क्वेश्चन। अगला बढ़ते हैं हम लोग। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड। याद रखेंगे नॉर्वे जो है वो विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने वनों की कटाई को प्रतिबंधित करने वाला देश है, प्रथम देश है। ठीक है, उगते सूरज का देश भी इसको कहा जाता है, नॉर्वे को, तो याद रखेंगे यहाँ से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें कहा गया है वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। आपको इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिनियम कब बनाया गया है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है, ठीक है। तो इसको देखिए, याद रखेंगे वन संरक्षण अधिनियम कब बना है, 1980 में बना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना है, 1974 में। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जा सकता है, मतलब होगा ये डी ऑप्शन। इसको याद रखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 80, 86 में फिर कौन सा हुआ, पर्यावरण संरक्षण, 81 में कौन सा हुआ आपका वायु और 74 में कौन सा हुआ जल। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे HCl है कि HNO3 है, H2SO4 है या H2CO3 है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सबसे अधिक मात्रा में अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखेंगे। दूसरे स्थान पर HNO3 जो होता है वो दूसरे स्थान पर होता है, दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो पहले नंबर पर सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है जिसको, वो होता है, इसको याद रखेंगे। तो ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो मिलेंगे यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो आप सबको थैंक यू, ठीक। विजय पथ अकेडमी के इस चैनल पर आने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि हमारी पहुंच, हमारी रिच जो है वो बढ़ सके। और इसी तरीके से वीडियो को प्यार और दुलार देते रहिए, ताकि हम लोग आपके लिए वीडियो जो है लाते रहें निरंतर रूप से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। धन्यवाद।